हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और आज के इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिकली आज हम देखेंगे, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमने नॉर्थ इंडिया की मैपिंग करी थी। अब हम जो है वो थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, हम राजस्थान वाले पार्ट की मैपिंग को देखने वाले हैं। याद रखिए कि आपको एक प्लेस की मैपिंग सेवरल टाइम भी करनी पड़ सकती है। जैसा हमने अभी कंप्लीट करा जो नॉर्थ वाला पार्ट, हमने उसमें जो है वो पहाड़ियों को देखा और नदियों को देखा, साथ में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे मैंने नेपाल के बारे में आपको बताया, लिपुलेख पास के बारे में बताया। और याद रखिए कि मैपिंग में सिर्फ चीज़ों को मार्क करना केवल नहीं होता, इसमें बहुत सारे अदर डायमेंशंस भी होते हैं, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं। और जैसा हमने अभी जो मैंने एग्जांपल दिया लिपुलेख पास के बारे में, जो नेपाल का उससे डायरेक्ट कनेक्शन है, और मैंने जिसके बारे में आपको समझाया कि एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस आने से, चाइना का प्रभाव आने से ये भारत के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एरिया को, जो काला पानी वाला रीजन था जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, वो पूरा एरिया, उसकी मैपिंग, ये स्मॉल स्मॉल डायमेंशंस होते हैं। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हमने पाया कि जो अमरनाथ यात्रा है, इसके बारे में हमने पंचशील में पहले ही मेंशन करा था कि हमें इस एरिया में इंडिया को एंट्री मिलनी चाहिए। और याद रखिए कि अब अमरनाथ यात्रा हो या फिर मैं आपसे कहूं कि कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ तो वैसे नहीं है परंतु कैलाश मानसरोवर, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप पाएंगे कि जो तिब्बत वाला पार्ट है, इसमें इंडिया की एंट्री होगी, उस एरिया में भारत जाएगा। अब जाने के लिए जो दो पासेस होंगे, अब इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब कभी इंडिया चाइना डिस्प्यूट सामने आता है, तब की स्थिति में ये डायमेंशंस जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। अब आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान वाले पार्ट की मैपिंग। और याद रखिए कि हमें कुछ पार्ट्स की मैपिंग सेवरल टाइम करनी होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक वीडियो में, इसको समझिए कि एग्जैक्टली जो यूपीएससी पूछता है, अगर आप उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एरिया में इतनी सारी मार्किंग्स होती हैं और एक एरिया में इतनी सारी लोकेशनल एनालिसिस होता है कि एक बार में उसे कर पाना संभव नहीं है। हमें मल्टीपल टाइम उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा। और ये केवल मैपिंग नहीं है, इसमें हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आप आएंगे तो जब हम साउथ इंडिया को मैप करेंगे, तब आप पाएंगे उडुपी के बारे में हमें देखना है। उडुपी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका एक फूड कल्चरल जो है वो एस्पेक्ट है, एक कल्चरल के अलावा एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। अब हर एक चीज के बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली समझाया भी है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि एक्चुअल में अगर आप यूपीएससी रिगार्डिंग मैपिंग करना चाहते हैं, तो इट विल टेक टाइम। आपको एरियाज को बार बार मैप पर और अपने कॉपीज पर उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। फाइन। याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी मैं ड्रॉ करूं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल, मैं इसे यहां मेंशन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल का यूज करके आप जो भी मैं आज ड्रॉ करूंगा, उसे आप अपने पास पीडीएफ के फॉर्म में ला सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि राजस्थान वाला जो पार्ट है, इसके वेस्टर्न साइड अर्थात इसके पश्चिमी भाग में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास एक आउटलाइन बनकर रेडी है। यहां ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ चीजें मार्क करने वाला हूं। अब ध्यान से देखें, ये वाला जो क्षेत्र है आपको दिखाई देगा, इस स्थान पर अरावली का विस्तार है। याद रखिए जो अरावली है ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अर्थात याद रखिएगा अरावली एक समय पर बिल्कुल उतना ही ऊंचा था जितना आज के समय आपको देखने को मिलता है हिमालय। क्लियर? तो याद रखिएगा अरावली बिल्कुल उतना ही ऊंचा था एक समय, और इवन आप ये भी कह सकते हैं कि एक समय पर अरावली जो है वो हिमालय से ज्यादा ऊंचा था। समझिएगा इस चीज को कि पृथ्वी पर बनने वाले कुछ सबसे पहले पर्वत श्रेणियों में से एक था अरावली। अब उस समय बना पर्वत आज आते आते तक ये अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जो है वो कुछ एक चोटियों तक सीमित है, कुछ एक पहाड़ियों तक सीमित है। इसे अरावली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा अरावली के लिए, याद रखिएगा अरावली के लिए कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये स्टार्ट होती है बेसिकली कहां से? गुजरात से। गुजरात का एक प्लेस है पालमपुर, यहां से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली में इसे मजनू के टीले के नाम से जाना जाता है। ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा कि जहां पर हमारी पार्लियामेंट बनी है,
आपने शायद सुना होगा ये नाम, इसे डेली रिज कहा जाता है। अब ये जो डेली रिज है, ये रिज क्या है? रिज कुछ और नहीं होता, ऐसी पहाड़ियां होती हैं जिनकी ऊंचाई कम होती है। याद रखिएगा, अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जब पहाड़ियां छोटी हो जाती हैं तब इन्हें सामान्यतः रिज के नाम से जाना जाता है, कटक के नाम से जाना जाता है। अब जो सेंट्रल डेली रिज है, ये जो केंद्रीय रिज वाला भाग है, आपने सुना होगा रिज रोड के नाम से। यहां पर आपको पार्लियामेंट जो है वो देखने को मिलती है। याद रखिए, जो मॉडल है ये ब्रिटेन का मॉडल है। आप पाएंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, खासकर बकिंगम पैलेस, तो बकिंगम पैलेस भी वहां पर एक पुराने अवशिष्ट पर्वत के अवशेषों पर बना है। याद रखिए, कोई अवशिष्ट पर्वत है और आज भी आपको दिख रहा है, ये अपने आप में एक साक्ष्य होता है कि वो जो पर्वत है ये काफी स्थायी है। फाइन। आप पाएंगे कि ये ऊंचा भी है, यहां पर किसी भी प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है, अर्थात यहां किसी भी प्रकार का भूकंप नहीं आएगा। अब समझिए, दो ही प्रकार की आपदा हो सकती हैं, या तो आपको जो है प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेगी या तो मानव जनित। अब मानव जनित जो आपदाएं हैं उसके लिए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, आपके मेजर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यहां आप पाएंगे अर्थक्वेक हो गया, यानी कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई। अब इस स्थिति से बचने के लिए याद रखिए कि डेमोक्रेसी का जो पिलर है उसे सबसे सेफ एरिया में स्टैब्लिश करा गया है। और आप पाएंगे कि अरावली में किसी भी प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधि नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का भूकंप देखने को नहीं मिलेगा। ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए आपको जो है इस स्थान पर बाढ़ देखने को नहीं मिलेगी। परंतु आपके दिमाग में यह आ सकता है कि दिल्ली में तो आए दिन जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, तो मैं आपको केंद्रित करना चाहूंगा, वो जल भराव है वो बाढ़ नहीं है। और अगर बाढ़ है तो वो मानव जनित कारण से है। मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है कि दिल्ली में बाढ़ की केस स्टडी क्या है, आप उस वीडियो में जाकर इसे डिटेल में समझ सकते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमने देखी अरावली के रिगार्डिंग, कि ये जो है वो गुजरात से स्टार्ट होता है और दिल्ली में मजनू के टीले तक जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसकी जो उच्चतम चोटी है, इस प्रकार से आप इसे मार्क कर पाएंगे, ये है गुरु शिखर। और याद रखिएगा, ये जो गुरु शिखर है, ये इसकी उच्चतम चोटी है। तथा ये भी याद रखिएगा कि जो गुरु शिखर है, इसके पास में आपको एक मंदिर मिलेगा, इसे कहा जाता है दिलबाड़ा मंदिर या दिलबारा मंदिर। ये जैनिज्म से रिलेटेड है। क्लियर है? और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो एक ये भी याद रखें कि थोड़ा लोकेशनल एनालिसिस अपने माइंड पे हमेशा क्लियर रखा करें। याद रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक तरीका बताता हूं जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे कि किसी भी पर्वत श्रेणी में अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। याद रखें कि अगर किसी पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिलता है कि उसकी उच्चतम चोटी उसके दक्षिणी भाग में है, तो यहां याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई चोटी, उसकी सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी भाग में है, इसका मतलब है अगर आप उस पर्वत श्रेणी में दक्षिण की ओर आएंगे तो औसत ऊंचाई सामान्यतः बढ़ती हुई दिखेगी। और अगर आपने देखा कि उच्चतम चोटी जो है उत्तर की दिशा में है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है तो इतना चाइल्डिश प्रश्न कभी नहीं होगा कि सबसे ऊंची चोटी बताइए। वो इस चीज को घुमा कर पूछेगा आपसे कहेगा कि अरावली में आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो इसकी औसत ऊंचाई बढ़ेगी या कम होगी। इसी प्रकार से वो आपसे ये प्रश्न पूछेगा, अगर आप जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं या दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो इसकी औसत ऊंचाई बढ़ती है या कम होती है। कई बार इसे घुमाकर भी पूछता है। इसे ट्री लाइन या वृक्ष रेखा या वनाच्छादन रेखा कहा जाता है। अब समझिए इस चीज को, वो औसत ऊंचाई पूछे या वो वृक्ष के जो लाइन होती है, ट्री लाइन होती है, उस लाइन को बोले या औसत ऊंचाई कहे, इन किसी भी कंडीशन में, कई बार स्नो लाइन भी कहता है, इन सभी कंडीशन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप कंसेप्चुअली पढ़ें अगर मैपिंग को, तो आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं। याद रखिएगा कि औसत जो ऊंचाई है, या ट्री लाइन है या स्नो लाइन है, हिम की रेखा है या वृक्षों की रेखा है, ये दोनों ही औसत ऊंचाई से रिलेटेड है। और औसत ऊंचाई जो है, अगर कोई उच्चतम चोटी इस स्थान पर है, यानी कि उस पर्वत में, उस पर्वत श्रेणी में उसकी जो उच्चतम चोटी आप देख पा रहे हैं, अगर वो दक्षिणी भाग में है, तो सामान्य सा लॉजिक ये कहता है, याद रखिए कि उस पर्वत चोटी में आप दक्षिण की दिशा में जाएंगे तो औसत ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? फाइन। अब इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि जो दिलबाड़ा मंदिर है, दिलबाड़ा मंदिर के लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि ये किस चट्टानों से बना है। यहां पर आपको जो है वो मार्बल देखने को मिलेगा। और याद रखिए, जो अरावली है इसमें मार्बल नहीं मिलता, इसका मतलब है ये मार्बल कहीं और से लाया गया है। और याद रखिएगा कि दिलबाड़ा मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जो मार्बल यूज हुआ है वो विंध्यन मार्बल है। क्लियर? और विंध्य की, इसी के साथ एक स्टेटमेंट और याद रखें कि जो विंध्य की पर्वत श्रेणी है, वहां जो आपको देखने को मिलता है विस्तार,
वो विस्तार जो है बिहार के सासाराम तक जाता है, और बिहार के सासाराम में जो है मकबरा है शेरशाह सूरी का। और याद रखिए शेरशाह सूरी के मकबरे में अरावली की चट्टानें भी यूज नहीं हुई और विंध्यक्रम की चट्टानें भी यूज नहीं हुई। अब ये आपको बताना है कि वहां किसकी चट्टानों का उपयोग करा गया है, किस मार्बल का उपयोग करा गया है। क्या वो विंध्यन मार्बल ही है या फिर विंध्यन मार्बल का कोई कलर वाला वेरिएशन है। क्लियर? इस प्रकार से माइन्यूट एनालिसिस से यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब आ जाए, ये जो अरावली है इसके लिए एक और इंफॉर्मेशन याद रखें, मैं इसे इस स्थान पर लिख देता हूं। याद रखिए कि अरावली की जो चट्टानें हैं इसके लिए हमेशा याद रखिए कि ये चट्टानें जो है वो धारवाड़ क्रम की है, और ये भी याद रखिएगा धारवाड़ जो है वो जिला है कर्नाटक का। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये धातु अर्थात मेटेलिक धात्विक खनिजों से परिपूर्ण होती हैं। और यहां पर जानने योग्य इंफॉर्मेशन है कि यूपीएससी ने एक बार प्रश्न करा था कि जो राजस्थान वाला भाग है क्या इस स्थान पर आयरन ओर अर्थात लौह अयस्क मिलता है। तो सामान्यतः बच्चा जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ता है तो वो ये याद करता है कि राजस्थान वाले एरिया में जो है वो जवारा की माइंस हैं, और इस प्रकार की जो खदानें हैं वहां से चांदी या कुछ मात्रा में तांबा या अदर धातुओं की माइंस उसको या खाने उसको देखने को मिलती हैं। परंतु यहां याद रखिएगा कि भले ही राजस्थान में खदानें नहीं है लौह अयस्क की, लेकिन चूंकि अरावली का विस्तार है और अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो बिल्कुल संभव है और बिल्कुल जेन्युइन बात है कि अरावली के नीचे आपको अंदर मिलेगा आयरन ओर। क्लियर? और यहां यह भी याद रखिएगा कि आप पाएंगे कि अगर यहां यह मिलता है तो फिर हम इसे निकालते क्यों नहीं है। तो हमेशा याद रखें कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि निकालने पर जितने का आपने एफर्ट लगाया, जितना पैसा लगाया उसे निकालने में, कम से कम उससे अधिक कीमत का आपको पदार्थ मिलना चाहिए, मटेरियल मिलना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो इसके अलावा धात्विक खनिज में आप इसे याद रख सकते हैं, यहां चांदी ये देखने को मिलती है। क्लियर? अब इसके अलावा अरावली के लिए एक और इंफॉर्मेशन याद रखिए कि अरावली में जो है आपको इसका करंट ये काफी कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपको अगर बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरावली की 91 पीक्स अर्थात 90 से ज्यादा चोटियां अरावली की गायब हो चुकी हैं। और ये गायब क्यों हुई हैं तो इसका कारण याद रखिएगा, इसका कारण है इलीगल माइनिंग। और याद रखिएगा कि ये जो इलीगल माइनिंग है ये की किसकी जाती है। तो सामान्यतः आपने अगर पढ़ा है कि कठोर चट्टानें हैं, धात्विक खनिज है, तो शायद धात्विक खनिजों की इलीगल माइनिंग हो रही होगी, परंतु ऐसा नहीं है। यहां पर सैंडस्टोन अर्थात बलुआ पत्थर की जो है वो माइनिंग करी जाती है, और कोई माफिया नहीं करता, सामान्य लोग ही यहां अरावली के पत्थरों को ले जाकर जो है कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपने घरों का। इससे 90 से ज्यादा जो है वो चोटियां गायब हो चुकी हैं, और इससे एक डिप्रेशन बना है, यानी कि एक बड़े से गड्ढे का निर्माण हो जाता है उस स्थान से, इतनी ज्यादा चट्टानें निकाली जाती हैं, और उन चट्टानों के अंदर जो है वो उन चट्टानों के डिप्रेशन के अंदर जो है वो वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। और यूपीएससी बिल्कुल इससे प्रश्न पूछेगा। याद रखिए यहां जो कृत्रिम झीलें इलीगल माइनिंग के द्वारा निर्मित हुई हैं ये खारे पानी की होंगी या ताजे पानी की। याद रखिए कि ये जो झीलें बन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन भी है, आप गूगल करके चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां जो झीलें बन रही हैं ये फायदेमंद तो हैं, लेकिन ये ताजे पानी की नहीं है। याद रखिए खारे पानी की है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एरिया में चट्टानों को हटाएंगे तो जब भूगर्भिक चट्टानें निकलेंगी तो उन भूगर्भिक चट्टानों के अंदर जो खनिज होंगे वो खनिज पानी में मिल जाएंगे, और किसी भी प्रकार का पानी जो किसी भी प्रकार के खनिज से रिच होगा उसे हम सॉल्ट वाटर ही कहते हैं, खारा पानी ही कहते हैं। नमक ही हो ये जरूरी नहीं है, परंतु कोई भी खनिज अगर उसके अंदर उपस्थित होगा तो उसे बेसिकली माना जाएगा कि ये खारा पानी है। तो याद रखिए कि अरावली का करंट अफेयर है, और इसका प्रॉपर नेक्सस है किसके साथ? दिल्ली में प्रदूषण के साथ। अब आपके दिमाग में आएगा दिल्ली में प्रदूषण, यहां इलीगल माइनिंग, वो भी पत्थर के निकालने से दिल्ली कैसे प्रदूषित हो गया। तो वेट करें, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो दिल्ली केस स्टडी, कैसे दिल्ली जो है वो, क्या दिल्ली के अंदर औद्योगिकरण शंघाई से ज्यादा है, क्या दिल्ली के अंदर औद्योगिकरण किसी मेट्रोपॉलिटन या फिर विश्व के किसी बड़े न्यूयॉर्क से ज्यादा या फिर किसी अदर क्षेत्र से ज्यादा है इंडस्ट्रीज? आंसर इज नो। फिर दिल्ली कैसे इतना प्रदूषित हुआ? तो ये प्रॉपर एक केस स्टडी है। अगर आप चाहेंगे तो इस केस स्टडी के बारे में हम वैल्यू एडिशन सीरीज के एक आध पार्ट में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसका प्रॉपर नेक्सस है अरावली के हट जाने से। याद रखिए 90 से ज्यादा पीक हट गई तो जो पाकिस्तान वाला भाग है वहां से जो पलारी जलाई जाती थी उसका धुआं दिल्ली के अंदर प्रवेश करने लगा। क्लियर? तो इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं।
तो ये इसका जो है ब्रॉडर सेंस में एक्सप्लेनेशन है। चलिए हम अपने मैप पे वापस आते हैं। इस प्रकार से हमने देखा ये अरावली है। अब याद रखिए अरावली के नीचे, तो हम पहले कुछ चीजों को प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, याद रखिएगा इसे कहा जाता है मारवाड़ का पठार। अब याद रखिए मारवाड़ के पठार के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमेशा याद रखिएगा मारवाड़ का जो पठार है ये बेसिकली दक्कन के पठार का, यहां शॉकिंगली याद रखिएगा कि जो मारवाड़ का पठार है दक्कन के पठार का ही विस्तार है। यह भी याद रखिएगा कि जो दक्कन का पठार है इसका निर्माण दक्षिण की तरफ हुआ, इसका एक विस्तार मध्य प्रदेश में है जहां इसे किस नाम से जाना जाता है, मालवा के। इसी प्रकार से इसका एक विस्तार जो है गुजरात में है जहां इसे काठियावाड़ के पठार के नाम से जाना जाता है, और इसी का विस्तार आगे जो है वो अरावली के क्षेत्र में है जहां इसे मारवाड़ के पठार के नाम से जाना जाता है। और इसका एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि जो मारवाड़ का पठार है यहां पर काली मृदा का विस्तार है, और काली मृदा में यहां पर एक वेजिटेशन निकलती है, एक वनस्पति पाई जाती है जो सामान्यतः राजस्थान में, अगर आप में से कोई राजस्थान से बिलोंग करता हो तो उसने नाम जरूर सुना होगा, गुआर गम। यहां ध्यान से समझिए, इसका एक नेक्सस है हमारे सिलेबस के साथ और करंट के टॉपिक के साथ। याद रखिए कि मारवाड़ के पठार में आपको एक सब्जी, एक वनस्पति देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है गुआर गम। याद रखिए ये जो गुआर गम है ये करंट में है अभी भी और पहले भी रहा है। एक इसका नेक्सस है यूएसए के साथ। याद रखिएगा कि यूएसए एक समय पर भारत से गुआर गम खरीद रहा था। अब ये गुआर गम क्यों खरीद रहा था तो समझिएगा, यूएसए विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का उत्पादक देशों में से एक है। काफी ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार हैं यूएसए के पास, और इसमें से एक गैस है जिसे कहा जाता है शेल गैस। ओके, अब यह भी याद रखिएगा कि जो शेल गैस है ये जिन चट्टानों के अंदर पाई जाती है उनसे इसे निकालना बहुत टफ होता है। आप पाएंगे कि एक कंट्रोल्ड फ्रैक्चरिंग टेक्निक होती है जिसमें चट्टानों को तोड़ के अंदर से शेल गैस को निकाला जाता है, पर समस्या यह होती है कि जब निकालते हैं तो ये गैस जो है वो लीक होकर निकल जाती है। अब इस समस्या का समाधान कॉस्ट बेनिफिट वे में, यानी कि बिना ज्यादा लागत के करने का प्रयास करा यूएसए ने गुआर गम के द्वारा। कैसे? तो गुआर गम को बिल्कुल पाउडर के, सुखाकर बिल्कुल पाउडर के जैसा कर लेने के पश्चात इसे चट्टानों के अंदर फ्रैक्चरिंग के बाद डाला जाता था जिससे ये गैस जो है वो ज्यादा लीक ना हो। अब समझिए इस चीज को कि एक समय पर यूएसए ने इतना गुआर गम खरीदा कि पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में भी गुआर का उत्पादन होने लगा था। अचानक से यूएसए को इसका अल्टरनेटिव मिला और यूएसए ने इसे खरीदना बंद कर दिया। फाइन, अब समझिए कि एक समय पर यूपीएससी ने गुआर गम से प्रश्न करे थे, अभी क्यों करेगा? तो इस चीज को समझिए कि इसरो यह प्रोक्लेम कर रहा है कि जिस समय मंगल मिशन जाएगा, फाइन, उस समय इसरो जो है इस गुआर गम का यूज करके ब्रिक्स का अर्थात ईंटों का निर्माण करेगा। किसका यूज करके? गुआर गम का। गुआर गम को ऐसा बाइंडर यूज करेगा और वहां पे मंगल ग्रह की मिट्टी से ही ईंट का निर्माण करा जाएगा। क्लियर? तो ये एक डायमेंशन है इसरो के रिगार्डिंग कि इसरो जो है वो गुआर गम से जो है वो ईंटें बनाने वाला है। इसे याद रखिए, ये मारवाड़ के पठार में, या इसे आप हिस्ट्री में मेवाड़ के नाम से जानते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अब आ जाए, ये वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आ जाए इस तरफ देखते हैं। याद रखिए ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इस भाग को बेसिकली कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रण। क्लियर? ये सेमी एरिड एरिया है अर्थात सूखा क्षेत्र है। आपको यहां पर कवर देखने को मिलेगा सफेद कलर की रेत का, और इस रेत का सफेद कलर होने का कारण क्या है? तो याद रखिए कि यहां पहले ये भाग के सामने कोरल्स पाए जाते थे, प्रवाल पाए जाते थे, और उन्हीं प्रवालों के समकारी प्रभाव। अब ये क्या होता है तो किसी एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि गोवा क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्या वो कारण है जो व्यक्ति गोवा ही घूमने जाता है, विशाखापत्तनम नहीं। तो वहां आप पाएंगे जिस भी स्थान पर कोरल होते हैं वो उस तट की जो रेत है या उस तट का जो अपीरियंस है, लुक है, उसे सफेद कर देते हैं। क्लियर? और कोरल है वहां पर, इसका मतलब है कोरल के ऊपर का सागर और सागर के ऊपर का आसमान ये बिल्कुल नीला होगा, साफ होगा, अवसाद से मुक्त होगा, मेघों से फ्री होगा।
क्लियर? तो चलिए, यहां पर आपको देखने को मिलता है कच्छ का रण वाला भाग, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, चलिए मैं यहां बाद में लिख दूंगा। चलिए, इसके अलावा ये याद रखें, आपको नीचे वाले भाग में इस प्रकार से देखने को मिलता है, इस क्षेत्र में काठियावाड़ का पठार। क्लियर? और यह भी याद रखिएगा, काठियावाड़ का जो पठार है ये गुजरात में आता है और यह भी दक्कन के पठार का ही विस्तार है। और यह भी याद रखिएगा कि इस भाग की एक विशेषता है कि यहां पर ग्राउंड नट अर्थात मूंगफली की खेती काफी की जाती है। क्लियर? काफी ज्यादा औद्योगिकरण हो चुका है तथा साथ में ये गुजरात के एक बड़े पोर्शन को कवर करता है। अब यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा कि इन पहाड़ियों के क्रम से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, आगे भी पूछने की संभावना है। अब यहां याद रखिए, यहां जो पहाड़ियां हैं इनके नाम आपके लिए एसेंशियल हो जाते हैं, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं। यह है बेसिकली काठियावाड़ का पठार। और याद रखिए, ये जो पहाड़ियां हैं इसको मैं क्रम से यहां मेंशन करता हूं, इन्हें कहा जाता है बारदा। चलिए, तो इनका क्रम आपको याद रखना होगा, ये पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण का क्रम है। इसी में याद रखिए, इस क्षेत्र में आपको एक नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है गिर नेशनल पार्क। और यह भी याद रखिएगा, ये जो गिर नेशनल पार्क है ये फेमस है एशियाई लॉयंस के लिए। क्लियर? एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अब हम यहां पर जो है वो रिवर्स ड्रॉ करते हैं। याद रखिए, ये जो नदी है इस नदी को कहा जाता है लूनी नदी। और यहां याद रखिएगा कि जस्ट अ सेकंड, मैं इसे यहां मेंशन करता हूं, आप पाएंगे कि ये जो लूनी नदी है इसके लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि ये भारत में सबसे बड़ी इनलैंड ड्रेन्ड रिवर है, अर्थात अंतःस्थलीय सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। अब यहां एक और इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इनलैंड ड्रेन्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ऐसी नदी जो किसी सागर में जाकर गायब नहीं होती, अपितु ये नदी जो है वो एक स्थल खंड में ही विलीन हो जाती है। अब इसेंशियल बात यह है कि स्थल खंड में क्यों विलीन होती है, इसका मुख्य कारण बच्चे ये है कि ये नदी जो है वो राजस्थान वाले क्षेत्र से निकलती है, इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए सागर से नहीं मिल पाती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो ओरिजिन है अर्थात इसका जो उद्गम है, आप पाएंगे ये निकलती है अरावली की पहाड़ियों में पुष्कर से, ये पुष्कर की घाटी से उद्गम लेती है। एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, पुष्कर जो है वो नीचे है और एटलस में ऊपर से लूनी नदी को दिखाया गया है, कंफ्यूज ना हो। ऊपर से एक धारा आती है जिसे आगे लूनी के नाम से जाना जाता है, उसके पहले उसका कोई सिग्निफिकेंट नेम नहीं है, पीछे भी उसे लूनी कहते हैं, आगे भी उसे जो है लूनी कहते हैं, लेकिन मुख्यतः ओरिजिन जो है वो पुष्कर घाटी से होता है और पुष्कर घाटी जो है वो अजमेर से आती है। तो याद रखिए, अजमेर के पुष्कर घाटी से लूनी नदी का उद्गम होता है और लूनी नदी याद रखिएगा उद्गम लेने के पश्चात सांबर झील से होकर गुजरती है, अर्थात ये सांबर झील के अंदर पूरी जाती है, फिर सांबर झील से पुनः उद्गम लेती है। और यह भी याद रखिएगा कि सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। क्लियर है? अभी मैं इसे यहां मेंशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। याद रखिए, उद्गम लेती है अजमेर से, और अजमेर में भी कौन से स्थान से? तो पुष्कर घाटी से। अब याद रखें कि यह पास होती है सांभर झील से, और सांभर झील के लिए मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई। याद रखिएगा, सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन कौन सी? अंतःस्थलीय। क्लियर? अब याद रखिए, ऐसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो यहां स्टेटमेंट अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये चिल्का झील है, लेकिन वहां पर वो मेंशन करेगा कि लेगून झील का उदाहरण है। क्लियर? तो लेगून झील से वो प्रश्न करेगा, तब आपका जो है चिल्का झील आएगा, और वो भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की या लेगून झील है, सॉरी लेगून झील है चिल्का। क्लियर? चलिए आ जाए, अब यहां ध्यान से देखिएगा,
कि लूनी नदी जो है वो अजमेर के पास से निकलती है, लेकिन आपको यहां कहीं पर देखने को मिलता है जयपुर। तो याद रखिए कि सबसे नियरेस्ट सिटी जो है वो कौन सी होगी, तो वो होगी बेसिकली जयपुर। ओके, तो जयपुर जो है लूनी से एक नियर सिटी है। ऐसा नहीं है कि अन्य जो शहर है वो इसके पास नहीं है, बस ऐसा है कि सबसे बड़े शहरों में जयपुर आपको पास में देखने को मिलता है। लूनी की एक सहायक नदी है, इसे भी याद रखिएगा, एक बार प्रश्न जो है इससे आ चुका है। इसकी एक सहायक नदी है जिसे कहा जाता है जवाई नदी। ओके, ये इसकी मुख्य सहायक नदियों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि इसी प्रकार से एक और नदी आपको देखने को मिलती है। ये नदी जो है वो मारवाड़ के पठार से अरावली के इस दिशा से आती हुई रण ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है। याद रखिए इस नदी को कहा जाता है बनास नदी। क्लियर? और यह भी याद रखिएगा कि बनास नदी जो है वो अरावली के पूर्वी भाग से आती है, लूनी नदी जो है वो पश्चिमी भाग से आती है। और अगर कहा जाए कि लूनी नदी अरावली को किस दिशा से क्रॉस करती है, तो याद रखिएगा ये दिशा है पूर्व से पश्चिम की। अरावली की कुछ जो पहाड़ियां हैं वो इस स्थान पर बिखरी हुई हैं, तो अरावली को ये क्रॉस करती है तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रॉस करती हुई मिलेगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर याद रखिए एक और आपके जानने योग्य इंफॉर्मेशन है। क्या है वो इंफॉर्मेशन, तो ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि आपको इस स्थान पर इस प्रकार से यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक नहर का स्थान, और याद रखिए कौन सी नहर है, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। फाइन, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। अब याद रखिए इंदिरा गांधी नहर जो है वो विश्व की सबसे लंबी नहर है, और यह भी याद रखिएगा कि ये कितनी लंबी है। लंबाई कभी नहीं आएगी पेपर में, परंतु ये याद रखिए कि ये ब्यास और सतलुज नदी के जल को, जहां ब्यास और सतलुज का संगम होता है जिसे हरिके कहा जाता है, ये हरिके नामक स्थान से जहां पर एक डैम है, वहां से ये जल को लेते हुए राजस्थान के जैसलमेर तक लेकर आती है। और याद रखिए इसी के कारण जो है आपको एक स्थान देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है गंगानगर। और यह भी याद रखिएगा कि गंगानगर जो है वो एकमात्र स्थान है राजस्थान का जिसने हरित क्रांति में जो है वो पार्टिसिपेट करा था। याद रखिए कि गंगानगर जैसा क्षेत्र जो वास्तविकता में आता है बेसिकली कहां, राजस्थान में, इस स्थान पर पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण कृषिगत उत्पादन काफी कम था, परंतु यह क्षेत्र कृषिगत उत्पादन कर पाया। इसका मुख्य कारण यह था कि इंदिरा गांधी नहर ने जो है वो यहां तक जल आपूर्ति की, और यहां का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अर्थात कृषिगत उत्पादन ठीक है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। उसका कारण भी क्या है, यही राजस्थान की नहर जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। यह भी इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इस प्रकार की नहर से कृषिगत गतिविधियां तो बढ़ी, परंतु आप पाएंगे यहां पर एक नेशनल पार्क है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि इस स्थान पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। याद रखिए इसका नाम है मरुस्थल नेशनल पार्क। याद रखिए इसका नाम है मरुस्थल नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क। और आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको देखने को मिलता है एक बर्ड। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे यहां मेंशन कर दूं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आ जाए, ध्यान से देखें। याद रखिए कि यहां पर आपको जो मरुस्थल नेशनल पार्क देखने को मिलता है, याद रखिए ये जो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, इसके लिए इंफॉर्मेशन है कि यहां पर आपको एक बर्ड देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या फिर इसे सामान्यतः हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है। मैं हिंदी वाला नाम आपके लिए प्राइमरली मेंशन कर देता हूं। इसे कहा जाता है सोन चिरैया। क्लियर? आई थिंक आपने इसका नाम पहले सुना होगा। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है अपने अंडों को फोड़ा करती है पारस के पत्थर से, और इस पत्थर को किसी धातु में छुआ दिया जाए तो वो लोहे की धातु जो है वो सोने में बदल जाती है। ये केवल एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, परंतु काम की बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी बर्ड है या चिड़िया है। और यह भी याद रखिएगा कि इसका IUCN स्टेटस अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक बुक पब्लिश करता है, और उस बुक में इसका स्टेटस जो है वो CR है।
यानी कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और याद रखिएगा कि ये जो बर्ड है या ये जो चिड़िया है ये समय के साथ खत्म हो रही है। और आज के समय, एक समय पर ये पूरे भारत में मिलती थी, आज के समय केवल और केवल आपको देखने को मिलती है राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ स्थानों पर। और इसकी संख्या अनुमान है कि ये 150 बची हुई है मात्र। अब याद रखिए इतनी कम संख्या बचने के कारण ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ये भी याद रखिएगा इसकी संख्या कम होने का एक मुख्य कारण जो मैंने स्टोरी बताई, यानी कि ये जो है पारस के पत्थर से अपने अंडों को तोड़ती है, इस कारण इसका शिकार करा जाता है। एक डायमेंशन ये है। और एक डायमेंशन ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसका काफी ज्यादा जो है इसकी जनसंख्या घनत्व था, परंतु पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसका इलीगल हंटिंग की गई थी। क्लियर? अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इस बात पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि यह यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है कि कौन सी प्रजाति किस कारण से संकटग्रस्त है। एक सामान्य सा उत्तर तो यह है कि सभी प्रजातियों का शिकार करा जा रहा है, इस कारण वो संकटग्रस्त है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, उससे प्रश्न आते हैं। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं। ये मरुस्थल नेशनल पार्क है। और एक डायमेंशन जो रह गया है, याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो अरावली के पश्चिम में है और पूरी तरह से मरुस्थली क्षेत्र में आता है, वो है मरुस्थल नेशनल पार्क। क्लियर? तो ये हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। यहां आप पाएंगे इस प्रकार से। क्लियर? ये मरुस्थल नेशनल पार्क हो गया, ये इंदिरा गांधी नहर हो गई, ये लूनी है और इसके नीचे बनास नदी है। क्लियर? अब यहां ध्यान दें, याद रखिए कि इस क्षेत्र में आपको इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये आप पाएंगे, ये वाला जो भाग है, याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है कच्छ रण वाला भाग। याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है खंबात की खाड़ी। याद रखिए इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। इसी प्रकार से ये जो भाग है इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। अब यहां याद रखिए, ये जो कच्छ और खंबात की खाड़ी है, इसके बीच में इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा पोरबंदर तट। और याद रखें कि जो पोरबंदर तट है, इसके उत्तर में इस स्थान पर आपको एक प्लेस देखने को मिलता है। याद रखिएगा इसका नाम है द्वारिका। क्लियर? और यह भी याद रखिएगा कि द्वारिका प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो एक समय पर पूरी तरह से जो है वो जलमग्न होकर पुनः इमर्ज हुआ है। अब आप यहां पाएंगे कि कैसे माइथोलॉजी और साथ में ज्योग्राफी का कितना प्रॉपर कनेक्शन है। आप पाएंगे कि जो कृष्णा थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था एक समय पर जब वो पानी में डूब गया था। इसी प्रकार से आप पाएंगे घटना रिलेटेड है द्वारिका से, और आप पाएंगे द्वारिका भी पूरी तरह से सबमर्ज होकर री इमर्ज हुई है। क्लियर? और ये याद रखिएगा ये मेनलैंड इंडिया से अर्थात भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र से हल्का सा जुड़ा हुआ है। क्लियर? अदरवाइज ये एक द्वीप के समान दिखता। क्लियर? इसी प्रकार से ये एक और मार्किंग है, याद रखिएगा यहां पर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह आपको देखने को मिलता है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो आई थिंक आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा, मैंने वहां समझाया था कि इसे कहा जाता है कांडला बंदरगाह। और याद रखिए जो कांडला है ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का प्रमुख तेल वाला बंदरगाह है, यहीं से हम जो है अपना तेल का आयात करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा क्लीन करूं तो याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको 3 सोते दिखाई देंगे। अब यहां इंग्लिश में आपको समझने की आवश्यकता होगी। याद रखिए कि सोते का मतलब है यहां पर क्रैक दिखेंगे आपको 3। क्लियर? अब इसका नाम याद रखिएगा, इनके नाम क्या हैं? एक है बेसिकली सर क्रिक, यहां आपको इंग्लिश में याद करना होगा, इसे हिंदी में सोता कहा जाता है, सर सोता, पर ये आता क्रीक के नाम से। ये कुल मिला के एक दरार जहां सागर का पानी अंदर तक प्रवेश कर गया है। इसी प्रकार से यहां मिलेगा कोरी क्रिक, और इसी प्रकार से यहां मिलेगा गोदाई या गोदिया क्रिक। क्लियर? तो ये 3 जो है स्थान है, और ये याद रखिएगा कि इसमें से जो सर क्रिक वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान प्रोक्लेम करता है कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये भारत का लेजिटिमेट एरिया है, बॉर्डर डिस्प्यूट है भारत और पाकिस्तान को लेकर, पर ये पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में आने वाला एरिया है। क्लियर? चलिए, तो
यहां पर ध्यान देने योग्य है कि एक छोटी सी मार्किंग और आप लोग करेंगे। याद रखिए कि इस स्थान पर आपको जो है वो दीव देखने को मिलता है। याद रखिए ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है दीव, और इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा दमन। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि दमन उत्तर में है या दीव उत्तर में है। और इसी प्रकार से लोकेशनल एनालिसिस से यूपीएससी सेवरल टाइम प्रश्न पूछती है। अब यहां पर आपको मुझे बताना है कि कौन सा उत्तर में और कौन सा दक्षिण में आता है। क्लियर? अब आप इस प्रकार से देख पाएंगे यहां कुछ और भी मार्किंग्स हैं। यहां पर एक सिटी आपको देखने को मिलेगी, इसी प्रकार से आपको यहां पर सूरत देखने को मिलेगा, यहां आपको भरूच देखने को मिलेगा। क्लियर? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, याद रखिए कि यहां पर जो सिटीज का क्रम है ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब इस प्रकार से याद रखिए यहां आपको जो है वो खंबात देखने को मिलता है, यहां सूरत देखने को मिलता है, यहां भरूच देखने को मिलता है। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। और इसी में याद रखिएगा कि यहां आपको कुछ अन्य नदियां जो है वो जल लाती हुई, विसर्जित करती हुई दिखेंगी, सूरत, भरूच और यहां पर। क्लियर? ये जो नदियां हैं ये भारत की पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि खंबात में 3 नदियां आकर अपना जल विसर्जित करती हैं। माफ कीजिएगा, ये ऊपर वाला भाग ये भरूच है और ये वाला भाग जो है ये सूरत है। क्लियर? जो भरूच है यहां आपको जो है वो नर्मदा आते हुए दिखेगी। फाइन। और इस स्थान पर आपको जो है वो तापी नदी आते हुए दिखेगी। यहां पर आपको नर्मदा दिखेगी, यहां आपको तापी नदी जो है वो जल विसर्जित करते हुए दिखेगी। आपको ऊपर जो 2 अन्य नदियां दिख रही हैं, याद रखिएगा एक नदी है साबरमती और एक है माही। क्लियर? मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर इसे जो है वो सिंबॉलिकली शो कर देता हूं। याद रखें कि अगर मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूं तो आपको खंबात वाले क्षेत्र में जाते हुए 3 नदियां देखने को मिलती हैं। क्लियर? कौन कौन सी हैं? तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ये एक है साबरमती, ये है एक माही, नर्मदा और तापी। क्लियर? इस प्रकार से 4 नदियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये हमने जो है एक नटशेल में बॉर्डर वाला पार्ट देखा। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। जब मैं डिटेल में P2I बैचेस में कभी हम डिस्कस करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को, तो इसमें आप पाएंगे जो साबरमती नदी है इसका नाम सिमिलर है, सुनाई देता है शरावती से, और शरावती जो है वो कर्नाटक में है। इसी प्रकार से साबरमती नदी जो है किसके लिए फेमस है? तो यहां पर आपको गांधी जी का जो है वो आश्रम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा जो आपने लूनी नदी पढ़ी इसे सागरमती भी कहा जाता है। जहां से उद्गम लेती है उस स्थान पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। इसे हिस्ट्री में लूनी नदी को लवणावती के नाम से जाना जाता था। तो इस चीज को समझिए कि हर एक चीज के बहुत सारे अदर डायमेंशंस भी हो सकते हैं, पर जितना हम एक वीडियो में कवर कर सके हम उतने पार्ट को जो है वो लेकर चलेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इस सीरीज में नोट्स बना पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आप जो है वो अपनी कॉपीज पर भी इसे ड्रॉ करें। कॉपीज पर ड्रॉ करने के पश्चात जो है आप इसका यूज कर सकते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में नोट्स मेकिंग में भी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप जो है वो इस चैनल पे जाकर ज्योग्राफी अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर या सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरा अभिनव बोहरे के नाम से भी इंस्टाग्राम में अकाउंट है, आप वहां पर जो है जुड़कर इस पीडीएफ को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोग को ये सीरीज बेटर वे से समझ में आ रही होगी, आप बेहतर तरीके से मैप बना पा रहे होंगे। हम अगर आपको इसमें और इंटरेस्ट होगा तो इसके अदर वीडियोस भी लेकर आएंगे। आपके इंटरेस्ट पर इसके लेंथ डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो चलिए आप अपना कमेंट जो है, अगर आप इस स्थान तक आए हैं, यहां तक वीडियो देखा है, तो अपना कमेंट जरूर लीव करके जाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।